हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK टू एजुकेशन में। तो आज के नए सेशन में हम लोग आपके एग्जाम के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो एग्जाम की तैयारी करते रहिए अच्छे से। और आज के सेशन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के मॉडल सेट। आज हम लोग मॉडल सेट सोल्व करेंगे। इस मॉडल सेट में टोटल हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से 15 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। तो आप भी इस मॉडल सेट को मिस ना करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा और एग्जाम टाइम आपको ऐसा PDF प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें से अगर आप उस टाइम पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। हमें बताना है कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन ए में जोक और ऑप्शन बी में केचुआ और ऑप्शन सी में फीता कृमि और ऑप्शन डी में घरेलू मक्खी दिए गए हैं। तो हमें बताना है फाइनली कि कौन सा जंतु है जो कि उभयलिंगी नहीं है। तो जो उभयलिंगी नहीं होता है वह घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन किस तरह होता है? बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन होता है, या जल में या हवा में? तो उच्च श्रेणी के पौधों में हमें बताना है निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। कौन? तो आंतरिक निषेचन होता है उच्च श्रेणी के पौधों में। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। हमें फाइनली गाइस बताना है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 21 दिए गए हैं, ऑप्शन बी में 23 और ऑप्शन सी में 44 और ऑप्शन डी में 46 दिए गए हैं। तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 46 होती है। कितना? तो 46 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण किससे होता है हमें बताना है। तो बीज चोल का निर्माण किससे होता है? 4 विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि बीज चोल का निर्माण किससे होता है। तो बीज चोल का जो निर्माण होता है वह पेरिकार्प से होता है। किससे? तो पेरिकार्प से होता है। बीज चोल का निर्माण किससे होता है? तो पेरिकार्प से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि भ्रूण कोश का क्या कार्य है। भ्रूण कोश का क्या कार्य होता है हमें बताना है। तो भ्रूण कोश का कार्य क्या होता है? भ्रूण बनाना, ऑप्शन बी में भ्रूण के पोषण देना, ऑप्शन सी में लिंग का निर्धारण करना और ऑप्शन डी में ऑल दिया गया है। तो हमें बताना है कि भ्रूण का अर्थ क्या होता है। तो भ्रूण का अर्थ जो होता है वह भ्रूण का पोषण देना होता है। क्या होता है? तो भ्रूण का पोषण देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गया है कि केंचुआ प्राणी है। केंचुआ कैसा प्राणी है? एक लिंगी है, ऑप्शन बी में द्विलिंगी और ऑप्शन सी में अलिंगी और ऑप्शन डी में नपुंसक दिए गए हैं। तो केंचुआ प्राणी है। तो केंचुआ जो प्राणी होता है यह द्विलिंगी प्राणी है। केंचुआ कैसा प्राणी है? तो द्विलिंगी प्राणी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन दिए गए हैं कि वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं हमें बताना है। तो जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं वह मेटास्टेसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो मेटास्टेसिस कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि जनक समान जीव प्राप्त हो जाता है। जनक समान जीव प्राप्त हो जाता है। तो जनक समान जीव किससे प्राप्त होता है हमें बताना है। बीज से, ऑप्शन बी में युग्मनज से, ऑप्शन सी में युग्मकों से और ऑप्शन डी में विखंडन से दिया गया है। तो जीव समान जीव प्राप्त होता है। तो जनक समान जीव किससे प्राप्त होता है? तो जनक समान जीव जो प्राप्त होता है वह विखंडन में प्राप्त होता है। किससे? तो विखंडन से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडों की उत्पन्न कर सकती है? तो एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में जो अंडों की संख्या होती है वो 400 होती है। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न कर सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। 4 विकल्प आपके सामने है। द्विनिषेचन की खोज किसने की हमें बताना है। तो द्विनिषेचन की खोज जिसने की वह नवास्चिन ने द्विनिषेचन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका
टोटीपेटेंट हैं, टोटीपेटेंट होती हैं। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपेटेंट होती हैं? तो यह किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपेटेंट होती हैं? तो स्टीवार्ड ने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपेटेंट होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि पुष्प मंद रहते हैं, पुष्प किस में मंद रहते हैं हमें बताना है। तो पुष्प किस में मंद रहते हैं? तो पुष्प जो मंद रहते हैं वह रहते हैं क्लीस्टोगेमी में, क्लीस्टोगेमी में पुष्प मंद रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं हमें बताना है। तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? ऑप्शन ए में आकर्षक होते हैं, ऑप्शन बी में छोटे होते हैं और ऑप्शन सी में रंगहीन होते हैं और ऑप्शन डी में बी और सी दोनों दिए गए हैं। तो जो वायु परागित पुष्प होते हैं वह बी और सी दोनों होते हैं, मतलब छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का अपवाद कौन है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल के नियम का अपवाद क्या है। तो मेंडल के नियम का जो अपवाद होता है वह सहलगनता है। क्या है? तो सहलगनता मेंडल के नियम का अपवाद है। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मेंडल का जन्म हुआ, मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए में 17वीं सदी, ऑप्शन बी में 18वीं सदी और ऑप्शन सी में 19वीं सदी और ऑप्शन डी में दिए गए 8वीं सदी। तो मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ? तो मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ? तो मेंडल का जन्म 17वीं सदी में हुआ। किस सदी में? तो 17वीं सदी में मेंडल का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया? मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया हमें बताना है। तो उन्होंने अपने कार्य को 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया। कब कराया? तो 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी जो फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो द्विसंकर क्रॉस में जब पूछा जाए अनुलक्षणी फिनोटाइपिक अनुपात तो होता है 9:3:3:1। द्विसंकर क्रॉस के अनुलक्षणी फिनोटाइपिक अनुपात जब भी दे दिया जाए तो 9:3:3:1 होता है। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। तो मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या बताना है हमें, स्त्री में नहीं, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या बताना है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है और हमें बताना है पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या। यहाँ तो 46 डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया, तो हमें बताना है किस तरह 46 होगा। ऑप्शन ए में 44 प्लस XX और ऑप्शन बी में 44 प्लस XY और ऑप्शन सी में 46 प्लस XY और ऑप्शन डी में दिए गए हैं 46 प्लस XX और 46 और ए ऑप्शन सी और डी में तो 46 2 48 हो जाएगा, तो 48 होता ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। और आपको बता दें 44 प्लस XX रहेगा जो कि स्त्री के लिए होता है और 44 प्लस XY जो होता है वह पुरुष के लिए होता है और हमसे पूछा जा रहा है पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, तो 44 प्लस XY जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन पाए जाते हैं। तो प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन किस पर पाया जाता है? तो प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन tRNA पर पाया जाता है। किस पर? तो tRNA पर पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि एड्स किससे होता है? एड्स किससे होता है और इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है, जिसका शॉर्ट वीडियो में मैं बता दिया हूँ फुल फॉर्म। चलिए एड्स किससे होता है? एड्स HIV इन सभी का फुल फॉर्म शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड किया गया है, तो जाकर शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। एड्स किससे होता है हमें बताना है। ऑप्शन ए में कॉक द्वारा, ऑप्शन बी में विषाणु द्वारा और ऑप्शन सी में जीवाणु द्वारा और ऑप्शन डी में दिए गए हैं हेलिमेंट द्वारा। तो एड्स जो होता है यह विषाणु द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि अफीम का नशा है, अफीम का नशा क्या है? भांग है, ऑप्शन बी में चरस और ऑप्शन सी में हीरोइस और ऑप्शन डी में दिए गए हैं निकोटिक। तो अफीम का नशा है, तो अफीम का नशा क्या है? तो अफीम का जो नशा होता है वह हीरोइन होता है, हीरोइन होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा रसायन है? एलर्जी के कारण निकलने वाला, तो एलर्जी के कारण जो निकलने वाला रसायन होता है वह हिस्टामिन होता है। कौन रसायन? तो हिस्टामिन रसायन होता है, एलर्जी के कारण निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है तो किसके द्वारा कुष्ठ रोग होता है हमें बताना है। ऑप्शन ए में जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी में विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी में कवक के द्वारा और ऑप्शन डी में दिए गए हैं ऑल। तो कुष्ठ रोग होता है हमें बताना है। तो कुष्ठ रोग जो होता है वह जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन
सा है? तो भूमि के उर्वरा शक्ति को, भूमि मतलब पृथ्वी खेती जिस पर खेती होता है, भूमि को उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाले जीव समूह है। तो परिपोषित करने वाला जो जीव समूह होता है वह जैविक खाद है। कौन है? तो जैविक खाद है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि हिस्सरडेल किसकी किस्म है? हिस्सरडेल किसकी किस्म है? हमें बताना है गाय के या भैंस की या भेड़ की या मछली की। तो हिस्सरडेल किसकी किस्म है? तो हिस्सरडेल जो किस्म होती है वह भेड़ की किस्म होती है। किसकी किस्म? तो भेड़ की किस्म होती है हिस्सरडेल। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि एड्स के कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। एड्स के कारक HIV सर्वप्रथम किसे नष्ट करता है? तो एड्स का जो कारक होता है HIV सर्वप्रथम जो नष्ट करता है वह हेल्पर टी लिम्फोसाइड को नष्ट करता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइड को नष्ट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण कौन मधुमक्खी करती है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं कि नर मधुमक्खी, ऑप्शन बी में दिए गए हैं कार्यकर्ता मधुमक्खी, ऑप्शन सी में रानी मधुमक्खी और ऑप्शन डी में दिए गए A+C दोनों। तो जो कार्य शहद का निर्माण करती हैं वह कार्यकर्ता मधुमक्खी करते हैं। कौन? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले वाले मॉडल सेट में भी सोल्व कर लिए हैं। अगर आप हमारे बायोलॉजी के मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर फाइनली आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिए गए हैं कि इडली और डोसा का आटा जो कि किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली और डोसा का आटा जो कि इडली और डोसा का आटा होता है यह किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो यह किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया गया है? तो यह जिस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है वह विषाणु के द्वारा बनाया जाता है। विषाणु सूक्ष्मजीव के प्रयोग से इडली और डोसा के आटा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे कौन है? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे कौन है? ऑप्शन ए में उत्पादक, ऑप्शन बी में उपभोक्ता और ऑप्शन सी में दिए गए अपघटक और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे हैं वह उत्पादक हैं। कौन? तो उत्पादक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बता दें PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट के 5 सेट मॉडल सेट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे लिखने का ट्रिक, एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक सभी आपको बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन ए में हमेशा सीधा, ऑप्शन बी में हमेशा उल्टा और ऑप्शन सी में दिए गए हैं घंटीनुमा और ऑप्शन डी में दिए गए हैं नॉन। तो जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो जलीय परितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। कैसा? तो हमेशा सीधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता किस श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी या नॉन? तो बाघ उपभोक्ता है, हमें बताना है। तो बाघ जो उपभोक्ता है या द्वितीय श्रेणी है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनाता है। तो किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास जो होता है वह बनाता है, तो वह बनाता है पर्यावरणीय निक्य बनाता है। क्या? तो पर्यावरणीय निक्य बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो मनाया जाता है उस दिन क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि SO2 प्रदूषक का सूचक है। SO2 प्रदूषक का सूचक क्या है? तो SO2 प्रदूषक का जो सूचक है या लाइकेन है। क्या? तो लाइकेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गया है लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मॉफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ग्रीन मॉफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है? निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो जिस प्रदूषक के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा प्रदूषक है? तो वह जो प्रदूषक होता है वायु प्रदूषक के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में सभी PDF प्रोवाइड किया जाएगा। अभी इंग्लिश में आपको सभी हिंदी इंग्लिश में एप्लीकेशन ऐसे लिखने का ट्रिक सिखाया जा रहा है। ट्रिक के साथ बिना कुछ पढ़े आप भी लिख सकते हैं और पूरा में पूरा नंबर ला सकते हैं। 400+ आप भी लाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, बिल्कुल फ्री में सभी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहले बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।